हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। आज जो ये वीडियो आप देखेंगे ये आपके स्टेट अपडेट को लेकर है। इसके पहले मैंने एक दिन पहले वीडियो डाला था, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी टाइप का वीडियो नहीं बनाना होता है कि पल पल का खबर मैं देती रहूं, या कुछ भी ऐसा कोई शॉर्ट न्यूज़ है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन धमाका बनाकर उसको पेश करना मेरा ये काम बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि मैं लगातार प्रयास में रहती हूँ। मैंने NCERT कंप्लीट करवाया है, बिहार बोर्ड कंप्लीट करवाया है, अभी मैं मैथ शुरू कर रही हूँ। बाकी सीटेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो भी जुड़ कर रही है, उनको भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, जिस तरह स्टेट के कैंडिडेट को बेनिफिट हुआ। मैंने परसों दिया था अपडेट, अब आज दे रही हूँ अपडेट। इसका कारण ये है कि जो खबर मेरे पास आती है उस पर मैं बहुत समय लगाती हूँ, उसको मैं बहुत तरह से मिलान करती हूँ कि ये कितना खबर पक्की है, कितना इसमें है, या फिर ये जो कन्फ्यूज़न बरकरार है इस अपडेट में, ये बरकरार अभी लास्ट तक रहेगा, तब जाकर मैं आप लोगों तक न्यूज़ पहुँचाती हूँ। कल या परसों जो मैंने जिस अपडेट को दिया था उसमें से तो सारे कमेंट्स पॉजिटिव थे। आप लोगों ने क्वालिफाई किया, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो निश्चिंत रहिए, क्या होना है ये तो तय हो चुका है, लेकिन कुछ बदलाव हो सकता है जो कि आपको वीडियो के लास्ट तक में समझ में आ जाएगा। इस बात को हम लोग जानेंगे। दूसरा ये जानेंगे कि कई कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि मैम जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो पॉइंट में आंसर क्यों आया है। कई लोगों का पॉइंट करके समथिंग माइनस में भी चला गया है, तो कई चैनलों पर ये बताया जा रहा है कि जो नंबर बना है, नंबर जो तैयार किया गया है उसमें बिहार बोर्ड ने गलती की है। बिहार बोर्ड ऐसी गलती नहीं कर सकती है। बहुत समझदारी के साथ उन्होंने रिजल्ट को प्रकाशित किया है, क्योंकि उनको ये पता है कि बहुत तामझाम होता है, हर कदम पर केस होता है। इसीलिए क्यों पॉइंट में आया है उसको भी बताएंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी बात यह है कि सिर्फ संस्कृत, विज्ञान और उर्दू का ही रिजल्ट क्यों रोका गया। और चौथी बात यह है कि जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं क्या सबकी नौकरी पक्की है। इसी में जुड़ते हुए खबर आप ये भी समझ जाएंगे कि क्या जितनी सीटें थी उतने ही कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। कुछ ऐसे भी नकारात्मक कमेंट्स थे, तो मैं तो उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हूँ, और कमेंट्स पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कोई इंसान बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है जो इस तरह से कमेंट करते हैं। जब सब कुछ तय ही था, जब सब कुछ तय ही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे आप ये कैसे कह सकते हैं सब कुछ तय था। तय तो 40% मार्क्स पर भी था कि जनरल की महिलाएं भी, महिला किसी भी कैटेगरी की हो, 40% मार्क्स लाती है तो वो क्वालिफाई है। फिर 73% वाले को नॉट क्वालिफाइड दिखाया है। तय तो ये भी था सूचना में, शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये सूचना जारी की गई थी, ये भी तो तय था। तो बदलाव तो आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, एक एक करके हम लोग सब चीज़ों पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला चीज़ आप बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे। मैंने सारा डिटेल आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। और जगह जगह पे आप जाएंगे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का वीडियो होगा, कोई आपको ऑडियो कॉल सुना रहा है, कोई आपको कुछ धमाका दिखा रहा है। लेकिन मेरे पास क्या है, अगर शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और निश्चिंतता से आप बिल्कुल अपने माइंड को सेट कर लेंगे कि आपका अब क्या होना है। देखिएगा, जितने भी मार्क्स मेरे पास आए हैं, आप सबसे पहले पेपर फर्स्ट किए, आपको ये पता है कि 37,335 टोटल कैंडिडेट को उनको लेना है, ये तय है। यानी इतना सीट खाली था, उनको लेना था, लेकिन यहाँ तक कैंडिडेट नहीं पहुँच पाए, यानी कि सीट कुछ खाली रहेगी। पहली बात ये समझ लेते हैं। दूसरी बात, अभी 7,108 सीटों पर रिजल्ट आना बाकी है। तो इसको, ये सब आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा बस 2 मिनट धैर्य रखिएगा, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा। और जैसे ही फिर कुछ अपडेट आता है, मैं अपडेट को एकत्रित करती हूँ, फिर उस पर जो है संशोधन करती हूँ। जो भी ग्रुप में 20-25 लोग जुड़े रहते हैं, इसी तरह किसी भी चीज़ पर अनुमान लगाया जाता है, और अभी आप सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। आप इतना उनको लेना था, पेपर 1 में जो उनको लेना था वो था 25,270, और पेपर 2 में जो उनको लेना था, ये है आपका पेपर 2, ये है आपका पेपर 1। इनको जो लेना था, बिल्कुल ये 1 मिनट का ये प्रोसेस है, ये था आपका 12,065, इतना उनको लेना था। अब आप समझ सकते हैं, इसी के अंतर्गत आपका सारा सब्जेक्ट आ गया है। इसी के अंतर्गत इसमें जो है, इस पेपर 2 वाले भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इस प्रकार का मेरे पास अपडेट आया है जो कि कंप्यूटर साइंस वाले को, या फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो जैसे कि आपका इंग्लिश है या फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो
तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन जूलॉजी, बॉटनी वाले, कंप्यूटर साइंस वाले का रिजल्ट थोड़ा सा खतरे में है। जो अपडेट मेरे पास आया है, लेकिन वो कितना सत्य है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखेंगे आप, इसमें से 801 पद पर अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो 10 में 8, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया आपका 8, और ये हो गया 1, यानी 18,062 पद पर रिजल्ट आया है पेपर 1 के लिए। अब आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है। आप ये समझ लीजिए कि 18,162 पद पर कितना क्वालिफाई हुआ है, तो मात्र क्वालिफाई हुआ है आपका 16,068। तो यहाँ तो आपका सीट इस तरह कम होते गया, जैसे 3 विषय निकल गया तो आपने 7,000 सीट भी माइनस कर दी। अब जो ये 16,000 का झमेला है, ये है आपका इंग्लिश, ये है आपका मैथ, ये है आपका सोशल स्टडी, क्योंकि साइंस वाले का मैंने माइनस कर दिया है, और हिंदी। अब देखिए, इसमें 5,054 आपको पता है, 5,054 आपको पता है, 5,054 आपको पता है, और ये है आपका हिंदी। इतना टोटल आपका आप काउंट करिएगा तो इतना ही आ जाएगा। इतना आ गया है, इसमें इतने को क्वालिफाई किया गया है। ये देखिए, इतने को क्वालिफाई। सवाल अब यहीं से उठता है, मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, तो लोगों ने कहा था, कई लोग ऐसे हैं कि आज जब नोटिफिकेशन में क्लियर है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सोशल साइंस वाले अधिक कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनका मेरिट लिस्ट बनने में परेशानी होगी। ऐसे कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में ये सूचना में बिल्कुल लिखा हुआ था, जब शिक्षा विभाग ने ये सूचना जारी की थी फॉर्म भरते समय, कि किसी भी कैटेगरी की महिला हो, किसी भी कैटेगरी की हो, वो अगर वो 45% लाती हैं तो वो उनको क्वालिफाइड समझा जाएगा। वो क्वालिफाई कर गई हैं, सी इज क्वालिफाइड। फिर अभी 73 या 74 पॉइंट समथिंग, यहाँ तक कि 74.78 समथिंग करके मेरे पास मार्कशीट है, उनके मार्कशीट में लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड। ये इसका मतलब क्या हुआ, फिर कहाँ गया 45%? तो अब आपको समझना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। अगर 45% का कितना भी पॉइंट में रिजल्ट क्यों आ रहा है, इसको भी समझेंगे हम लोग। तो यहाँ तो हम लोगों ने समझ लिया, थोड़ा सा पेपर 2 पर देखेंगे। पेपर 2 देखिएगा, अगर पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा कि क्या होना है। जैसे कि पेपर 2 में आपका टोटल सीट था 12,065, क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या थी 8,531। सब्जेक्ट था आपका इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और CS यानी कंप्यूटर साइंस। ये था आपका जो इसमें अवेलेबल सीट था। आपका इंग्लिश में कितना था, 2,125, 2,104, फिजिक्स में था 2,384, केमिस्ट्री में था, बॉटनी में 723, जूलॉजी में 835 और CS में यानी कंप्यूटर साइंस में 1673। इतना सीट था। और इस सीट को अगर आप जोड़ते हैं तब आपका यहाँ पर आता है 12,065। 12,065 मेरे पास, अभी मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगी। लेकिन देखिए, इस युग में सब कुछ संभव है, इतना एडिट होता है कि आप समझ सकते हैं कि ओरिजिनल चीज़ को बिल्कुल, डुप्लीकेट चीज़ को बिल्कुल ओरिजिनल की तरह बना सकता है लोग। लेकिन मैं भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। वो देखकर ऐसा लगता है कि सच में ये ओरिजिनल है। और उसी तरह नकल करके पेपर 1 में भी आया है, और पेपर 1 को देख के हम लोगों ने अनुमान लगाया कि पेपर 2 का भी जो ये अनुमान है ये गलत है। लेकिन थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं कि कितने कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कितनों का सीट जो है क्लियर है या नहीं है। तो इसमें कहा जाता है, इंग्लिश में आपका 843 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो जो पेपर 2 में इंग्लिश से क्वालिफाई किए हैं उनकी सीट पक्की समझी जाएगी इसके अकॉर्डिंग। और मैथ में कहा जा रहा है 2,104 में आपका 824 क्वालिफाई किया है। फिजिक्स में कहा जा रहा है कि 485 क्वालिफाई किया है। केमिस्ट्री में कहा जा रहा है, केमिस्ट्री में 2,221 सीट अवेलेबल था, और इसमें 754 क्वालिफाई किए हैं। तो केमिस्ट्री तक तो बिल्कुल सुरक्षित है जो पेपर 2 में पास हुए हैं, बिल्कुल 110%। अब देखिए, बॉटनी से क्या खेल शुरू हो गया है कि अवेलेबल सीट अगर 723 है तो यहाँ पर जो पासिंग स्कोर है ये 1736 कर दिया गया है यहाँ पे।
अब देखिए जूलॉजी में अगर 835 सीट खाली है तो यहाँ पर जो क्वालिफाई हुए हैं ये 1230 है। कंप्यूटर साइंस में अगर 1673 है तो ये 2659 क्वालिफाई किया है। टोटल आपका 8531 आता है। अब देखेंगे ये बॉटनी, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस वाले का तो रिजल्ट खतरे में है। अब तो अगर यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार होती है तो आप समझ सकते हैं इसको भी लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये कितना सही है, तो मैं स्क्रीनशॉट तो अभी लगा रही हूँ, आप देखकर अनुमान लगाएं कि वो कितना सही है। संभव कुछ भी दुनिया में है, इसको आप सही नहीं मान सकते हैं। मैं तो इसको अभी फ़िलहाल इसीलिए नहीं मान रही हूँ कि आपने ट्वीट में देखा होगा, एक कैंडिडेट ने ट्वीट किया था कि सर जितना क्वालिफाई किया है क्या सबकी नियुक्ति पक्की है, तो उन्होंने 3 लेटर में जवाब दिया था यश। अब चाहे संजय अग्रवाल बोले या विजय कुमार चौधरी बोले या फिर आनंद किशोर बोले, तीनों का वक्तव्य अलग अलग नहीं हो सकता है, ये तो आपको पता है। कोई शिक्षा मंत्री हैं, कोई बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी उन तीनों के वक्तव्य में अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक कि विधानसभा में भी इसकी चर्चा हुई, विधानसभा में भी मंत्री ने ऐसा खुलकर कहा है कि पहले 6ठे चरण की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद 7वें चरण में हम लोग चलेंगे और बहुत जल्द हो जाएगी 6ठे चरण की नियुक्ति। 5 अप्रैल को कोर्ट से फैसला आना है और उसके बाद 6ठे चरण के कैंडिडेट की नियुक्ति होनी तय है और उसके तुरंत बाद लगेंगे 7वें चरण में, क्योंकि कई सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें टीचर के पद खाली हैं। आप लोग फेसबुक पर भी देखते होंगे ऐसे ऐसे शिक्षक, पता नहीं ऐसे शब्द पे भी कई लोगों का कमेंट्स आएगा जिन्होंने कि मेहनत नहीं किया है। भैया जिन्होंने मेहनत करके डिग्री नहीं ली है वो चाहते हैं मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उनका कमेंट अभी देखिएगा किस तरह फ्रस्ट्रेट होकर वो लोग कमेंट्स करेंगे। फेसबुक पर देखते होंगे टीचर लोग पढ़ाते बहुत कुछ हैं, सरकारी टीचर के स्कूल हैं, लेकिन जब कैमरामैन और रिपोर्टर पहुंच जाता है तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। तो इतना मेहनत करके जो टीचर बनेगा उनकी ये स्थिति नहीं हो सकती है। अभी आजकल रिसेंट में क्या है, कितने क्वालिफाइड हैं, इतने मतलब उनके अंदर भरे हुए ज्ञान है, लेकिन वो टीचर नहीं है, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसीलिए अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है और जितने भी सीट खाली हैं उसको भरा जा रहा है। इसमें जो आया था मेरे पास अपडेट कि सामाजिक अध्ययन वाले में 10,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, लेकिन मेरे एक अपडेट ये था 10,000 और एक अपडेट था 8,000। अगर 8,000 भी होता है, 8,051 था, 8,051, अगर 8,051 भी होता है तो आप समझ सकते हैं कि सोशल साइंस वाले का रिजल्ट खतरे में है, आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें इंग्लिश में बिल्कुल 2,000 समथिंग दिखा रहा है क्वालिफाइंग, मैथ में भी 2,000 समथिंग दिखा रहा है, हिंदी में और सामाजिक अध्ययन में, हिंदी में भी कम को दिखा रहा है, सामाजिक अध्ययन में सबसे अधिक दिखा रहा है। अब सामाजिक अध्ययन वाले जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ था, काफ़ी कैंडिडेट था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सामाजिक अध्ययन का एग्ज़ाम कई शिफ्ट में हुआ है। तो ये तो सच है कि सामाजिक अध्ययन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, कैंडिडेट बहुत था। और अभी भी जो स्कोर आप देखेंगे, अभी तक मेरे पास जितना भी आया है 130 से ऊपर किसी का मैंने स्कोर नहीं देखा है, 130 तक देखा है, इसके आगे नहीं देखा है। लेकिन अगर कोई सच में अपना 130 बता रहा है, क्योंकि मैंने 130 वाले का मार्कशीट नहीं देखा है, मैंने मार्कशीट जितने का देखा है सोशल साइंस में 97 तक का देखा है मार्कशीट जो अवेलेबल है। बाकी जो लिख कर लोग भेजते हैं उसको तो मैं नहीं समझ रही हूँ, लेकिन अगर किसी ने 130 लाया है तो आप ये समझ लीजिए कि वो नॉर्मल नंबर नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन हुआ है नंबर में। नॉर्मलाइजेशन क्या है इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो 3 सब्जेक्ट है, उर्दू और साइंस यानी विज्ञान और संस्कृत, इन तीनों का ही रिजल्ट क्यों रोका है, तो क्योंकि 106 ऐसे कैंडिडेट थे जो लेट से सेंटर पर पहुंचने के कारण जिन्होंने केस किया था और इनकी सुनवाई इनके पक्ष में हुई, जो कि सही भी था। मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर एग्जामिनेशन सेंटर पर लेट से पहुंचता है तो वो खुद परेशान है, उसके पास तो खुद समय कम हो गया, 2.5 घंटे भी उसके पास समय नहीं है, वो मैनेज करेगा, प्लस उसको ये टेंशन दिया जाता है कि आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा गलत है। हालांकि कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं सिर्फ घूमने फिरने आते हैं, एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लेते हैं। तो अगर ये नियम नहीं लागू किया जाएगा तो कैंडिडेट जब मन तब होगा आ भी जाएंगे, एग्जाम में बैठ भी जाएंगे, हाँ मैंने एग्जाम दिया, जिसको कि महत्व तो नहीं पता इसका है। लेकिन जो भाग दौड़ कर आ रहे हैं, 2-4 मिनट लेट हो रहा है, जो कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने तैयारी की, उनको आपने रोक दिया, तो इन्होंने केस किया था और इनकी सुनवाई इनके पक्ष में हुई। और ये जो 106 कैंडिडेट थे, ये कैंडिडेट इसी तीनों सब्जेक्ट के थे, उर्दू, साइंस और संस्कृत के। इसीलिए इस तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट रोका गया है। जैसे ही इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा, अब इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम कब होगा, तो इनका एग्ज़ाम होना है 2 अप्रैल को, अगले मंथ 2 अप्रैल को इनका एग्जामिनेशन डेट तय कर दिया गया है।
अब इन बाकी कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके रिज़ल्ट को क्यों रोका? क्योंकि रिज़ल्ट जो आपको मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद मिल रहा है, आपका रिज़ल्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद मिल रहा है। और नॉर्मलाइजेशन के लिए जितने भी अभ्यर्थी शामिल हैं एग्ज़ाम में, जितने भी पास किए हैं, पास नहीं किए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, सबके नंबर का होना अनिवार्य है जब नॉर्मलाइजेशन होता है। इसीलिए इन तीनों सब्जेक्ट वाले का रिज़ल्ट रोका गया है। जैसे ही 2 अप्रैल को इनका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है उसमें आपका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका ये रिज़ल्ट आता है इसके तुरंत बाद जो आपका छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया बची हुई है, तुरंत उनकी नियुक्ति होगी। 94,000 और 30,000 का जो मामला है प्राइमरी और मिडिल स्कूल का, उनकी बहाली तुरंत होगी ये रिज़ल्ट आते ही। हालांकि ये रिज़ल्ट के पहले भी वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है क्योंकि उनका जो है 5 अप्रैल को ही सुनवाई होनी है, उनका भी मामला फंसा है, तो तुरंत उनकी नियुक्ति होगी। और उसके बाद फिर लगातार हर मंथ कुछ ना कुछ काम है। फिर 2 अप्रैल को एग्ज़ाम तय होगा, 5 अप्रैल को उनकी सुनवाई होगी, उसके बाद उस प्रक्रिया में लगेंगे सरकार, और उसके बाद फिर से आपका ये 7वें चरण की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। अब सवाल ये है यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन क्या था? तो नॉर्मलाइजेशन उसी सब्जेक्ट का हुआ है जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक शिफ्ट से अधिक हुआ है। जैसे कि आपने देखा था कैंडिडेट बहुत थे, तो आप सामाजिक अध्ययन को ही ले लीजिए। सामाजिक अध्ययन का ही जो सब्जेक्ट था 15 सितंबर से एग्ज़ाम इसका शुरू हुआ था और ये कई शिफ्ट में चला था। मान लीजिए कि अगर 15 सितंबर को हुआ था ये एग्ज़ाम स्टार्ट, तो 15 सितंबर को ही आपका 3 शिफ्ट में हुआ था, पहली पाली, दूसरी पाली एंड तीसरी पाली। फिर 16 को भी हुआ था आपका, तो पहली पाली, दूसरी पाली और ये आपकी तीसरी पाली। फिर आपका 17 का भी हुआ था, तो पहली पाली, दूसरी पाली या तीसरी पाली। आप ज़रा यहाँ श्योर हो जाइएगा कि क्या 15 को तो हुआ था, 16 को तो हुआ था, 17 को भी हुआ था। मैं अभी 3 डेट ही ले रही हूँ, बस आपको समझना है। अब टोटल आप देख लीजिए कि 9 शिफ्ट में आपके सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था। तो 9 शिफ्ट में जब आपका एग्ज़ाम हुआ तो स्वाभाविक है आपका कि 9 तरह के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र बनाए गए होंगे। ऐसा नहीं है कि 15 के फर्स्ट पाली में जो हुआ वही चीज़ फिर 16-17 के थर्ड पाली में हो जाएगा। इस कारण अभी आप कई कमेंट्स भी देखेंगे, कई जगह मैथ के कैंडिडेट भी कई चैनल पर बोल रहे हैं कि हम लोगों का पेपर हार्ड था इसीलिए हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, किसी का पेपर आसान था। इस मुद्दे को लेकर के आप लोग कदम आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि इसी मुद्दे को ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। और आपका जो रिजल्ट दिया गया है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका रिजल्ट दिया गया है, इसीलिए आपका रिजल्ट पॉइंट में आया है। नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट कर बताइएगा। अगले वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन पर ही मिलेगा कैसे आपका अंक आपको मिला। तो अब अगर कोई ये चीज़ कह रहा है कि मेरा अगर 104 आया है या तुम्हारा 130 आया है, तुमने हल्के प्रश्न बनाए, मेरा इतना कम आया है, तो मुझे कठिन पूछा गया था, नहीं, सबका अब सामान्य कर दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, जिन्होंने कठिन पेपर का एग्ज़ाम दिया था मेहनत के साथ और उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर से स्कोर किया था, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में लॉस हो गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन में लॉस भी हुआ है और लाभ भी हुआ है, दोनों चीज़ हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको रिजल्ट मिला है, इसीलिए आपका रिजल्ट पॉइंट में है। और जिन्होंने 75 नंबर ही बनाया था, 75 ही उनका सही हो पाया था, तो अब नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका हो सकता है कि माइनस में चला गया हो। अब जिन्होंने 10-20 ही सही बनाया उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जिन्होंने हार्ड पेपर में अधिक नंबर लाया था या हार्ड पेपर का स्कोर जो मैक्सिमम स्कोर था उसका माध्य निकाल के जिस तरह लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर लाने वाले को जिन्होंने कठिन विषय में लाया था या फिर आसान विषय का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और वो जानकारी के साथ उन्होंने अपना अधिक नंबर लाया था और नॉर्मलाइजेशन हो गया है, तो उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हानि है। लेकिन आपका जो रिजल्ट घोषित किया गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद, 2 चीज़ों को आपने समझ लिया, प्रक्रिया के बारे में आपने बातें समझ ली। अब जो है सबसे बड़ी जो चुनौती आपके सामने में, ये भी आपका क्लियर हो गया। मैंने जितना भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 106 कैंडिडेट का कौन किस सब्जेक्ट का है या फिर इस तीनों सब्जेक्ट का क्यों आंसर रोका गया, मैंने ये भी बताया। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका रिजल्ट आया इसीलिए पॉइंट में आया। सीट के बारे में जो बात हुई है उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि वो सीट क्या है, चूँकि 3 विषय का भी रुका है, 15 विषय का एग्जाम हुआ था, 12 विषय का आपको मिल गया है,
तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि कहना है जो विजय कुमार चौधरी ने कहा था, पेपर भी आप लोग लगातार देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं कि जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनकी नियुक्ति लगभग पक्की समझी जाए। यानी कि उन्होंने बहुत ही अध्ययन से, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सेम मार्क्स आया है, बिल्कुल पॉइंट में अगर आया है, इस चीज़ को आप श्योर हो जाइएगा। अगर किसी का 78.386 आया है तो ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनका 78.386 आया है, क्योंकि अगर ये कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन के बाद जिनका 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो रियल में अगर उनका नंबर 100 था तो हो सकता है 2 कैंडिडेट ने 100 लाया था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका सेम आया है। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरिट लिस्ट बनेगा, तो इसमें कई लोगों का कमेंट था मेरिट लिस्ट सिर्फ BA BEd पर बनेगा। तो यहाँ पर अगर जितना सीट घोषित किया गया है उसके अंदर कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है और अगर मन में ये चीज़ तय कर लिया है सरकार ने कि अगर सामाजिक अध्ययन में 5054 सीट है तो उतना ही कैंडिडेट को लेना है, तब तो अगर ये सेम भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपके स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड है तो आप क्वालिफाइड हैं, आप निश्चिंत रहिए। अगर सरकार का मंतव्य या मंशा बदले नहीं, जैसे कि 45% में जनरल UR को महिला को पास करना था लेकिन नहीं किया गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि क्वालिफाइड जो 78 पॉइंट समथिंग में दिखा रहा है तो उनका 78 मार्क्स ही नहीं आया है, उन्होंने ज़्यादा नंबर लाया था, उन्होंने 90 लाया था, उन्होंने 95 लाया था, 100 लाया था। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका इतना घट के कम हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन ने दिक्कत किया है। अगर कई शिफ्टों में एग्ज़ाम नहीं होता या अलग अलग प्रश्न पत्र नहीं होते तो ये स्थिति नहीं होती, मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाई करते। और भी हालांकि कैंडिडेट तो औंधे मुँह गिरे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो क्वालिफाइड कर गए हैं, अब क्वालिफाई कर गए, इसमें 2 बातें हैं। अगर जिस तरह सूचना में लिखा, सूचना जब जारी हुई थी उसमें लिखा गया था 45% में जनरल महिला पास है, अगर उनको कर दिया जाता तब तो ये भी तय था कि जितनी सीटें हैं उतनी ही संख्या में कैंडिडेट को लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा संदेह है कि कहीं कोई सीट से अधिक तो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर गया है, लेकिन जो कम से कम नंबर भी लाए हैं, 75 पॉइंट समथिंग भी लाए हैं, तो उनकी भी 70% चांस है, क्योंकि ये जैसे भर्ती होता है फिर सीट खाली होगा, दोबारा अभी निकलने वाला है, फिर से निकलेगा। और इसकी नियुक्ति एक अनुमान है, एक खबर आई है, मतलब इसको मैं पुख्ता नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इसको माइंड में सेट करके चलिए, जुलाई तक संभावना है इस पर काम शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि जुलाई तक इस पर काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है। जैसे ही ये काम ख़त्म नहीं भी होता है तो आपका फिर से निकलने वाला है 33,000 का, 33-34,000 का। तो उसमें अगर हाई स्कूल में भी चाहिए, आपका +2 में भी चाहिए 1,000 सीट लगभग, और फिर 9th-10th में भी चाहिए। तो हो सकता है पहले क्वालिफाई वाले को ले, सीट देखा जाएगा किस ज़िले में कितना, किस सीट पर टीचर चाहिए। तो इसमें धैर्य रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। आपको अगर क्वालिफाई की डिग्री मिल गई है तो उम्मीद तो 80% बनता है कि आपका होना चाहिए, आपका होगा। लेकिन अभी कोई भी अगर कह दे पक्का, तो इसीलिए पक्का नहीं कह सकते हैं क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन शिक्षा मंत्री ने कह दिया था जो क्वालिफाई हैं लगभग वो अपनी नियुक्ति पक्की समझे, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट वाइज क्लियर नहीं किया है। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, जो मेरे पास है अपडेट मैं भी उस पर वही बोल रही हूँ कि अगर होता क्या है, पहले जैसे ही 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होती है, 7वें चरण में आपको भेजा जाएगा कि अब आपको आएगा आपके किस ज़िले में, किस स्कूल में किस शिक्षक की आवश्यकता है, वो लिस्ट आएगा, DO ऑफिस आएगा, फिर वहाँ पर अध्ययन किया जाएगा किस ज़िले में है। अगर OBC हैं या PWD हैं, EWS से हैं तो उनको पहले नज़दीक दिया जाएगा, फिर जनरल महिला को, उसके बाद फिर जेंट्स को उसके आगे। तो अभी इस प्रक्रिया में अगर तेज़ी से लग जाए तो ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन ये तो है जिनके मार्कशीट पर क्वालिफाइड लिखा गया है वो थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। इस सीढ़ी में ना 7वें सीढ़ी में ना सही, 8वें सीढ़ी में सही, आपकी नियुक्ति तो पक्की ही है। और कई लोग कह रहे थे कि 2 साल लग जाएगा इसकी नियुक्ति में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 6ठे चरण की नियुक्ति में इसीलिए समय लगा कि उसमें कई तरह के मामले में केस हुआ था, जो कि आप लोगों को पता है। लेकिन अब जो इस बार 7वें चरण में रिजल्ट दिया गया है और जो क्वालिफाई किए हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई केस नहीं होना है कि मैं इसीलिए डिड नॉट क्वालिफाई हूँ क्योंकि मेरा हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट मिला है। ये नॉर्मलाइजेशन आपको थोड़ा सा लेके गया है हानि की तरफ, लेकिन
आपके क्वालिफाई की जो डिग्री है क्वालिफाइड की, ये आपका पक्का कर दिया है। उस पर कोई अब किसी प्रकार का केस वेस नहीं होना है, जो होना था ये तय हो गया है। आपके स्कोर कार्ड में अगर क्वालिफाइड लिखा है तो आप क्वालिफाइड हैं, आप निश्चिंत रहिए। 80% तक आप अपने मन को एकदम तैयार रखिए कि इसी में आपका होना है। ये जो सीट के अंदर यहाँ पर क्वालिफाई हुआ है, बिल्कुल 80 से 85% आप एकदम तैयार रहिए। बाकी अपडेट रोज़ मेरे पास आते हैं, उस पर अध्ययन करने के बाद मैं आप तक पहुंचाती हूं। तो अगला अपडेट भी बहुत जल्द आप लोगों के पास पहुंचाने का कोशिश करूंगी। इसमें से आप लोगों ने क्या समझा क्या नहीं, उम्मीद है आप लोग को बहुत राहत मिली होगी। नॉर्मलाइजेशन को अगर समझना है तो कमेंट कर बताइएगा कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इस पर मैं डिटेल में आपको अगला वीडियो बता दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इसी तरह स्टेट के अपडेट को लेकर। बाकी जो क्लास चल रहा है, क्लास में भी आप लोग क्लास से भी जुड़िए। हर तरह के क्लास आपके सामने में आते हैं सामाजिक अध्ययन को लेकर। और ध्यान रखिएगा कि अब जो शिक्षक की नियुक्ति होने वाली है, जो निकलेगा आपको बिहार बोर्ड का 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 बुक तो आप पढ़ ही लीजिए। और एक बात और, विषय को लेकर के 500 ऐसे 587 अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट को इनवैलिड कर दिया। यानी कि आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना अनिवार्य था। कई लोग कह रहे हैं मेरा सब्सिडरी ये था, ऑनर्स ये था, बीएड मैंने इससे किया था, एग्ज़ाम मैंने इससे दे दिया है। तो आपका वहाँ पर आपने क्या भरा है आपको ये देखना होगा। आपने ऑनर्स किससे किया है? आप इंग्लिश का टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपका ऑनर्स इंग्लिश होना चाहिए। आपने बीएड इंग्लिश से किया है, क्योंकि वहाँ पर 2 विषय आपको अनिवार्य किया था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आप चाहेंगे कि नहीं मेरा हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई एक सब्सिडरी में है तो मेरा हो जाएगा, नहीं, आपका ऑनर्स ज्योग्राफी या हिस्ट्री होना चाहिए। उसके बाद सब्सिडरी में आपका इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल या ज्योग्राफी कोई एक चलेगा। इस पर मैंने बहुत डिटेल में पीछे के वीडियो में आप जाएंगे तो आपको मैंने बता दिया है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 500 600 रिजल्ट को ऐसे भी अवैध कहा गया, अवैध करार दिया गया, जो कि सब्जेक्ट को लेकर था। तो पूरा जांच पड़ताल करके, यानी कि पूरा जिसको कहिएगा कि पूरा नीट एंड क्लीन जो रिजल्ट आया है आपका 16,068, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सब्जेक्ट को देखते हुए आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, आपने किससे बीए किया है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का 107 कोड था, वहाँ पर तो सिर्फ कोड मांग रहा था, आपने भर दिया है, चलिए आपको दे दिया। अगर यहाँ पर कुछ हुई होगी तो मेरिट लिस्ट में फिर आपको दिक्कत करेगा। लेकिन ऐसा न्यूज है, और ये आप देखेंगे सूचना में भी एक 587 अभ्यर्थी का इनवैलिड रिजल्ट किया गया है सब्जेक्ट को लेकर के। फिर भी ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो कि जिनके पास स्कोर कार्ड आ गया है। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन याद रखिएगा सब्जेक्ट को देखा जाएगा गंभीरता से, क्योंकि इनको जिन सब्जेक्ट को उन्होंने अनिवार्य किया था वही अनिवार्य रहेगा। तो सब्जेक्ट को लेकर भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है। आप लोगों को करना क्या है, जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है सबको बिल्कुल उसको कहते हैं कि सबको तैयार करके रखिए। हो सकता है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने में सुनहरा अवसर आ जाए। तो अभी तो अप्रैल में आप जान ही रहे हैं 15% बढ़ने वाला भी है टीचरों की सैलरी। तो टीचर की सैलरी वगैरह बढ़ती रहती है। टीचर का जॉब बिल्कुल अच्छा जॉब है, आप लोग निश्चिंत रहिए। आगे का जो भी आ रहा है बिहार बोर्ड पढ़ना शुरू कर दीजिए सामाजिक अध्ययन का। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। समझ में कुछ आए तो कमेंट्स करिएगा। नॉर्मलाइजेशन पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा।